हेलो दोस्तों, 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस संविधान चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस बुक है। कृपया आप लोग इसे प्लीज़ ध्यान से समझे। क्यों समझे भाई? ऐसा क्या है इस चैप्टर में? जी बहुत बड़ी बात बताई गई है इस चैप्टर में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम लोग भारत के क्या है, कहीं ना कहीं मूल निवासी है। क्या है? मूल निवासी है। माफ़ करना दोस्तों अगर मेरे से थोड़ा मिस्टेकली मतलब ये डायग्राम नहीं बन पा रहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जी। ये है हमारा सुंदर सा प्यारा सा भारत, और हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का संविधान। क्या पढ़ रहे हैं? भारत का संविधान। अध्याय समीक्षा के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? लिखित दस्तावेज, जिसमें किसी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? किसी भी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हमारे देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर किस तरीके से संविधान आया, क्या इसके ऊपर इतिहास रही, क्या इसके ऊपर राजनीतिक रही। तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से समझे, चाहे वो 8th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो, प्लीज़, या 11th क्लास का बच्चा हो, क्योंकि भारतीय संविधान का जो गठन है वो हर जगह कहीं ना कहीं एक ही चीज़ बताई गई है। ठीक है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की, पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। क्या हुआ? 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की, पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल की। फिर आते हैं पॉइंट नंबर कहीं ना कहीं 4th पे। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया? दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यानी कि बच्चों के मन में, माफ़ करना, बच्चों के मन में ये सवाल आता होगा कि सभा क्या, और वो भी संविधान सभा का। तो किसी भी काम के लिए जब हम ग्रुप को बनाते हैं, बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं, है ना, और उस ग्रुप को डिवाइड करते हैं अपने अपने काम के अनुसार, तो वही कहीं ना कहीं संविधान सभा। ठीक है। हालांकि थोड़ा सा अलग है। प्लीज़ आप लोग एक बार चैप्टर को ज़रूर रीड करें, क्योंकि अगर चैप्टर को रीड नहीं करेंगे ना तो समझ में आने के बहुत कम चांसेस है। ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है इसके अंदर की चीज़ों को बता दूं। ठीक है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्रता भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। क्या किया? प्रारूप तैयार किया। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। क्या करते चले आ रहे थे? तो जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। अब जन आंदोलन का मतलब क्या? किसी भी चीज़ को करने के लिए एक साथ बहुत सारे लोगों का गठन होना, है ना, और अपनी बातें मनवाना, कहीं ना कहीं वो जन आंदोलन से प्रारूप होता है। ठीक है। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। सर एक बात समझ में नहीं आई कि भाई अभी तो आपने ऊपर भारत की बात बता दी, अब नीचे आके आप नेपाल के अंदर चले गए, ऐसा क्या हुआ? तो देखो साहब, नेपाल में क्या था? राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र। वहाँ क्या था कि भाई जो राजा था ना, वो राजा अपने डिसीजन लेता था, जो मर्जी या जो उसका मन करता था, XYZ जो भी काम करने का मन करता था, जिसको भी कुछ भी करने का मन करता था, उसके तहत ये राजा अपने निर्णय लेता था, यानी कि अपने अनुसार काम करता था, दूसरों की नहीं सुनता था। लोकतंत्र थी नहीं वहाँ पे। कहाँ पे? नेपाल में। भारत में नहीं साहब, नेपाल की बात हो रही है यहाँ, ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है। तो नेपाल की बात की गई है क्योंकि नेपाल के अंदर जो 2006 में इनका पूरी तरीके से क्या हुआ कि इनको एक स्वतंत्रता यानी कि इनकी संविधान का गठन हुआ। ठीक है। लेकिन इससे पहले वो क्या करते थे? उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे राजतंत्र था, तो राजतंत्र के यहाँ के लोग विरोधी हो गए। विरोधी कैसे हो गए? वो लोग इधर उधर जाते थे कि कहाँ के लोग? नेपाल के लोग बाहर जाते थे। तो बाहर वो जब देख के आते थे कि भाई इतना कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोगों ने मिल के क्या करना स्टार्ट कर दिया? जन आंदोलन स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया?
जन आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आखिरकार उन्हें 2006 में ना कामयाबी मिली गई। क्या कामयाबी मिली कि राजा की सत्ता को ख़त्म करने में उन्हें कामयाबी मिल गई। आगे देखिए भाई, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर सहित इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिनके उत्तर भी है। ठीक है, प्रश्न, भारतीय राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? किसकी बात की गई है दोस्तों? भारत की बात की गई है। यहाँ आ जाओ सीधे। तो पहला कौन सा है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। भाई ये बताओ कि ये जो हमने 8th में पढ़ा, क्या वो आगे भी है? हाँ जी सर, आप 11th क्लास के अंदर भी इसे ही पढ़ेंगे दोस्त। मैंने वीडियो डाल दी है, चाहे तो आप देख सकते हो। ओके, चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। संघवाद से क्या समझते हैं? माफ़ करना दोस्तों, थोड़ी सी ना वीडियो हिल गई है मेरी। ठीक है, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। क्या है? संस्थागत प्रणाली है, जिसमें पंचायत, किसकी बात की गई है दोस्त? पंचायत स्तर की, प्रांतीय स्तर की सरकारें और केंद्र स्तर की सरकारें एक ही साथ एक ही देश में अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करती है। क्या करती है? अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करती है। सरकारें की ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। मतलब दोबारा बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। एग्जैक्टली हमारे देश में है भी। आप गांव में चले जाओ, आपको पंचायत मिल जाएंगे। क्या गांव में मिलेंगे? नहीं साहब, हर जगह कहीं ना कहीं पंचायत स्तर की सरकारें हैं, फिर केंद्र स्तर की सरकारें हैं, फिर संस्थागत प्रणाली है। दोबारा बता देता हूँ एक बारी। संघवाद एक शासनगत प्रणाली है, जिसमें पंचायत स्तर की, प्रांतीय स्तर की सरकारें और केंद्रीय स्तर की सरकारें एक ही साथ मिलकर काम करती है ना। कैसे करती है बताऊँ? MLA साहब हो गए हमारे, है ना, फिर विधायक, जो निगम पार्षद हो गए, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये लोग मिलके काम करते हैं। तो यही क्या है हमारे, एक तरीके से क्या है, यही है हमारे संघवाद। क्या है? संघवाद। आ जाओ नेक्स्ट। भारत के संविधान में संबंधित मुख्य 3 बातें। भारत के संविधान में संबंधित मुख्य 3 बातें निम्न है। भारत का संविधान बहुमत के साथ साथ अल्पमत को भी सुरक्षा एवं अधिकार देता है। देता नहीं है? बिल्कुल देता है। कैसे? बहुमत का तो आदर करता ही करता है, साथ के साथ जो अल्पमत होते हैं ना, उनका भी अधिकार करता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकार को अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है ना? बिल्कुल। राष्ट्रपति भारत का मुखिया होता है। क्या है? मुखिया होगा, तथा प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुखिया होगा। ऐसा किसने बोला है? संविधान ने बोला है। ठीक है, अब देखो, संविधान लिखे जाने चाहिए किस किस चीज़ों पे? सांप्रदायिक दंगे और उग्रवादी आंदोलन पर, अस्पृश्य समझे जाने वाले जाति समूह एवं लोगों की भागीदारी बढ़ाना, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं संविधान का एक गठन होना चाहिए, और हुआ भी है। किसी भी देश के लिए संविधान की क्यों आवश्यकता है? तो देखो, किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता निम्न कारण से है। कौन कौन सी? शासन करने के लिए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, ताकि उसी के अनुरूप काम करे। किसके अनुरूप काम करे? संविधान के अनुरूप। ठीक है, सरकार के सभी अंग एक अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए भी क्या बनाया जाता है? संविधान बनाया जाता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों। भाई इतनी बड़ी कहानी तो आपने बता दिया है ना, आपने इतनी बड़ी कहानी तो बता दी, लेकिन मुद्दे की बात तो बताई नहीं आपने। अब दोस्त मुद्दे की बात क्या निकल के आती है कि संविधान से क्या अभिप्राय है। तो संविधान नियमों की यह किताब जो किसी देश की शासन व्यवस्था की रूपरेखा बताती है। क्या क्या बताती है? रूपरेखा। इसमें उन आदर्शों को स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? आदर्शों को स्पष्ट किया जाता है, जिनको ध्यान में रखकर कोई सरकार देश का शासन चलाती है। क्या करती है? देश का शासन चलाती है। कौन से देश का? किसी भी देश का भाई। ठीक है, किसी भी देश के अंदर चले जाओ, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है ना। और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो संविधान है, वो कैसा है को पता है? अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा मैं आपको बता भी रहा हूँ क्या है हमारे देश का जो लिखित संविधान है। कौन सा है? लिखित संविधान। साहब जी जरा दूसरे पेज पे आइए। भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं? लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? भारत के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार, यानी कि बराबरी का। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन को जीने तथा स्वतंत्रता आज़ादी का अधिकार। शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार,
ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हो साहब? आपने पढ़ तो लिया 6 कौन से होते हैं, लेकिन ये तो बताइए मौलिक अधिकार क्या होता है? भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए सभी बुनियादी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया है। क्या कहा गया है? बुनियादी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया है। ठीक है। अब आ जाओ जरा, मौलिक अधिकारों के लाभ या विशेषता क्या है? मौलिक अधिकारों का लाभ या विशेषता निम्न प्रकार से है। गलत परंपराओं, कुरीतियों, छुआछूत पर रोक लगाती है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा भी किसमें है? हमारे मौलिक अधिकार में। ठीक है। कोई भी समाज या सरकार शोषण को बढ़ावा नहीं दे सकता। निर्भीक होकर जीने का अधिकार देता है, मतलब बिना किसी टेंशन से आप जी सकते हो। ठीक है। क्या क्या नहीं हो सकता? देखो दोबारा बता देता हूँ। गलत परंपराओं को कहीं ना कहीं ये मौलिक अधिकार उल्लंघन करने की, दोबारा बता देता हूँ। मौलिक अधिकारों का लाभ या विशेषता निम्नलिखित है। गलत परंपराओं, कुरीतियों, छुआछूत पर रोक लगाती है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है कोई भी समाज या सरकार शोषण को बढ़ावा नहीं दे सकता। निर्भीक होकर जीवन को जीने का अधिकार होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या समझते हो? निर्भीक होकर सभी नागरिक समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से सरकार के कार्यों और विभिन्न मामलों पर अपनी राय दे सकता है। देते नहीं है क्या? बिल्कुल देते हैं। कला के प्रयोग द्वारा अपनी रचनात्मक और अभिव्यक्ति दे सकते हो, जिसकी सीमाएं भी है। क्या है? जिसकी लिमिटेशन भी है। वे किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते और हिंसा भड़का नहीं सकते। ऐसी स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि भाई इस तरीके से कि अब ऐसा नहीं कि भाई आपको क्या स्वतंत्रता मिल गई हो तो आप कुछ भी कर लो जी, नहीं। स्वतंत्रता मिली है तो पूरी तरीके से उसे सही ढंग से जीना है। ठीक है। शोषण क्या है? अभी ऊपर पढ़ा था हमने थोड़ा सा। शोषण के विरुद्ध अधिकार के 2 प्रभाव बताइए। किसी व्यक्ति की मेहनत एवं स्थिति का गलत लाभ उठाना और उसके परिश्रम का उचित मजदूरी ना देना या मौलिक अधिकारों का हनन भी शोषण है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के 2 प्रावधान बताइए। तो शोषण के अंतर्गत व्यक्तियों को खरीदने और बेचने पर रोक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी नहीं करवाई जा सकते, ये भी एक शोषण का पार्ट है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के निम्न अधिकार शामिल है। इंसान को खरीद बिक्री पर रोके, है ना। बंगार तथा बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी है। ठीक है। बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती, आप थोड़ा सा बुक्स को पढ़िए, क्योंकि दोस्त अगर बुक्स को नहीं पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है। समझ में आएगा लेकिन बाउंस हो जाएगा, इसलिए समझना पड़ेगा तो भाई बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। एक और पॉइंट है इसका, पेज नंबर 3 पे आइए और पेज नंबर 3 पे देखिए। ज़बरदस्ती और कोई ख़तरनाक काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकारों में क्यों शामिल किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकारों में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों से वंचित ना किया जा सके, किसी को कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है। अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है? वह धर्म या समुदाय या भाषा के आधार पर वे लोग जिनकी संख्या किसी विशेष क्षेत्र पर राज्य में कम हान अल्पसंख्यक कहलाते हैं। डेट्स मीन्स किसी समुदाय का कम होना। डेट्स मीन्स कि कोई समुदाय है, कोई समाज है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है तो वह अल्पसंख्यक। ठीक है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है कि नहीं? 4 मौलिक कर्तव्य का वर्णन करें। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र या नैतिकता के प्रति कुछ मूलभूत कर्तव्य होते हैं जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित है। संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ना दोस्त। सभी नागरिकों को ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। देश की एकता और सुरक्षा बनाए में मदद करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये भी एक हमारी मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में नहीं आया ना तो कि प्लीज़ आप पहले बुक्स को पढ़े, बुक्स के चैप्टर को पढ़े, 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को पढ़े। ठीक है। फिर उसको पढ़ने के बाद आप इसे समझे, समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू गाइज।